दोस्तों इमेजिन कीजिए, एक तरफ इंडिया जो एक समय दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर था। India and China were in fact the world's largest and second largest economies. Both are estimated to have a GDP of around $100 billion in purchasing power parity terms, with US dollar taken to its 2015 value. और दूसरी तरफ बाकी देश जो कंपटीशन और ग्लोबल डायनेमिक्स में इंडिया से पीछे थे। Its economy was so large and so powerful that it was bigger than all of Western Europe's combined. Or that in 1700, India was worth a staggering $21 trillion by today's standards. लेकिन बीच में ऐसा दौर आता है जब इंडिया अपनी इकोनॉमी जर्नी में काफी डाउनफॉल देखते हैं और बाकी के देश इंडिया से आगे निकल जाते हैं। ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी के ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से डिस्ट्रप्ट कर दिया था कि 2000 साल के एक्सप्लॉयटेटिव कॉलोनियलिज्म ने भारत की इकोनॉमी के बैकबोन को बेहद ही वीक बना दिया था। लेकिन अच्छा न्यूज ये है कि एक बार फिर इंडिया धीरे धीरे ग्रोथ करना शुरू कर चुका है और दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और आने वाले टाइम में जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर नंबर 3rd पोजीशन पे आ जाएगा। India's rise to become the world's fastest growing economy. When I first visited the US as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy. लेकिन 20 के ईयर्स की इंडियन इकोनॉमी जर्नी इतनी इजी नहीं थी, बल्कि इंडिया को काफी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले और इससे रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम डिटेल्स में इंडियन इकोनॉमी के अप्स एंड डाउन्स डिस्कस करेंगे। भारतीय इकोनॉमी अगले 7 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए तैयार है। This is India. After 75 years, we have arrived at this situation. भारत $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को छूने की क्षमता रखता है। The Indian economy may be on a faster growth path than previously estimated. दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने वाला भारत जल्दी ही अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए तैयार है। It will not be a surprise if the GDP growth of last year comes slightly above 7%. कॉमन एरा के शुरू में भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी था। एक्सपर्ट के हिसाब से दुनिया के गुड्स और सर्विस का लगभग 1/3 भारत ही प्रोड्यूस करता था। कई सेंचुरी तक इंडिया एक इकोनॉमिक सुपर पावर रहा और लगभग 1700 ईयर्स तक नंबर 1 या नंबर 2 पोजीशन पे बना रहा। 16th सेंचुरी से 19th सेंचुरी तक भारत का इंटरनेशनल ट्रेड बहुत बड़ा था। यूरोप और एशिया को सिल्क, यार्न, ऑयल, सुगर्स और बहुत सारे सप्लाईज भारत से ही मिलती थी। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान भी यूरोप भारत के एक्सपोर्ट पे हेविली डिपेंडेंट था, जबकि भारत मोस्टली सेल्फ सफिशिएंट था क्योंकि भारत नेचुरल रिसोर्सेज से रिच था और एक थ्राइविंग लेबर फोर्स भी थी। लेकिन 17th सेंचुरी से वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत की आउटपुट गिरने लगी और 1990s आते आते भारत की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब हो गई कि अपना गोल भी मॉर्टगेज पे रखना पड़ा। दोस्तों जैसे मैंने बोला है कि कॉमन एरा की शुरुआत से भारत दूसरे नेशन के कंपैरिजन में बहुत ही स्पीड से ग्रो कर रहा था। उस वक्त भारत के सामने ज्यादा कंपटीशन भी नहीं था। सिर्फ चाइना और भारत मिलके दुनिया के 60% एक्सपोर्ट्स प्रोड्यूस करते थे। उस समय एग्रीकल्चरल प्रोसेस को इम्प्रूव करने का, लेबर कॉस्ट को कम करने का या नए टेक्नोलॉजीज इन्वेंट करने की इतना जरूरत भी नहीं थी। एट द सेम टाइम वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के बीच इंटेंस कंपटीशन था और वो मार्केट डायनेमिक्स में हार रहे थे और इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंग्लैंड में ब्रिटिश एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। इसमें लेबर कॉस्ट को कम करने के लिए क्रॉप रोटेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े लिप्स लाए गए। साथ ही साथ ब्रिटिश एम्पायर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता गया। वो दुनिया भर में एक्सपांड हो रहे थे, ट्रेड की मदद से नए टेरिटरीज पुश कर रहे थे और इवेंचुअली भारत में भी एंट्री किया। 1858 से भारत ब्रिटिश रूल के नीचे आया और उसके बाद का हिस्ट्री हम सभी को पता है। ब्रिटिशर्स ने भारत के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके इंग्लैंड की इकोनॉमी को मजबूत किया। ब्रिटिश रूल के बाद भारत की इकोनॉमी लगातार गिरती गई और जब 1947 में इंडिपेंडेंस मिली उस वक्त भारत सिर्फ 4.2% ग्लोबल आउटपुट रिप्रेजेंट करता था। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद
इंडियन गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान्स क्रिएट किए जो सोवियत यूनियन से इंस्पायर्ड थे। लेकिन दोस्तों, भारत कम्युनिस्ट नहीं है, उसके बावजूद ज्यादातर इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज एडॉप्ट की। इस पीरियड में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई, लेकिन दूसरे नेशंस के कंपैरिजन में बहुत स्लो रेट पे थी। अब एक बार सोच के देखिए, एक ऐसा देश जिसकी पॉपुलेशन पूरी दुनिया में लगभग 15% थी, उसके बावजूद 1973 में भारत का ग्लोबल शेयर 3.1% तक गिर गया था। लेकिन 90s का इकोनॉमिक क्राइसिस ने भारत और भारत की सरकार को अपनी गलतियां सुधारने पे मजबूर कर दिया। 90s में भारत का हालत ऐसा था कि देश बैंकक्रप्ट हो गया और गवर्नमेंट को अपना गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के पास गिरवी रखना पड़ा। और ये सब 1991 का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के वजह से हुआ। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा रिकॉर्ड है जो देश में और बाहर पैसों के लेन देन शो करता है। सिंपल टर्म्स में अगर हम इसे समझे तो जब हम डोमेस्टिकली गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और उनको दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा देश में आता है, और जब हम दूसरे देशों से गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो पैसा देश से बाहर जाता है। और ये सारे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट के बाद अगर बैलेंस सरप्लस में है तो पैसा देश में आ रहा है, और अगर डेफिसिट में है तो पैसा देश से बाहर जा रहा है, और इन डेफिसिट को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से भरा जाता है। इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट लेट 70s से बढ़ना शुरू हुआ। दूसरी तरफ से इंडिया भालका शॉक का शिकार हुआ। पॉल वाल्कर, जो उस टाइम यूएस फेडरल रिजर्व के सीआर थे, उसने तेजी से यूएस इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे थे ताकि वहां की इन्फ्लेशन क्राइसिस को कम किया जा सके। इससे यूएस इन्फ्लेशन तो कम हुआ, लेकिन यूएस डॉलर्स दूसरे करेंसीज के मुकाबले स्ट्रॉन्ग होता गया। और एक बात हमें पता है कि दुनिया का मोस्ट ऑफ द ट्रेड यूएस डॉलर में होता है, और इसीलिए दूसरे कंट्रीज से गुड्स इंपोर्ट करना भी महंगा हो गया। इंडिया पहले से ट्रेड डेफिसिट में तो था ही, लेकिन इससे उनके आउटफ्लोज और भी बढ़ गए और देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम होता गया। लेकिन ये सिर्फ पहला झटका नहीं था, बल्कि 1990 में इराक ने कुवैत पे हमला कर दिया, जिससे ऑयल के दाम जुलाई 1990 में $70 से सितंबर तक $39 हो गया। इंडिया ऑयल का बड़ा इंपोर्टर था और इससे इंडिया को बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन और भी खराब हो गया। इसके साथ साथ और एक मेजर फैक्टर है 1991 में ईस्टर्न ब्लॉक का गिरना। इसी साल यूएस और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर खत्म हुआ और कम्युनिस्ट कोलिशन डिसॉल्व हो गया। इंडिया के सोवियत यूनियन के साथ मजबूत ट्रेड रिलेशन था और जियोपॉलिटिक्स कॉन्फ्लिक्ट के चरम पर पहुंचते ही इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी चरम पर पहुंच गया। जून 1991 में इंडिया के पास सिर्फ 3 हफ्ते की एसेंशियल इंपोर्ट्स के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बचा हुआ था। दोस्तों, उस टाइम इंडिया बैंकरप्सी के कगार पर था और उनको एक लाइफ बोट की जरूरत थी, और वो लाइफ बोट था IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो IMF ने इंडिया को $2.2 बिलियन का इमरजेंसी लोन दिया, लेकिन अल्टीमेटली इंडिया को उस लोन ने नहीं बल्कि लोन के कंडीशंस ने बचाया था। ये एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लोन था, जिसका बेसिकली मतलब है कि इंडिया को पैसा पाने के लिए अपने इकोनॉमिक सिस्टम में बड़ा बदलाव करना पड़ेगा और ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स एडॉप्ट करना होगा जो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाए, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को कम करे और ज्यादा लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाए। और इसने इंडिया के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को किक स्टार्ट किया। इंडिया के क्राइसिस के बाद पहले प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव थे और उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट काम किया था वो है लाइसेंस राज को खत्म करना। लाइसेंस राज एक सेट ऑफ रेगुलेशन था जो 1950s में बिजनेस के लिए लाया गया था, और इस लाइसेंस राज के कारण बिजनेस के लिए लाइसेंस ऑब्टेन करना बहुत मुश्किल था। इन लाइसेंस को हटाकर इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रोफाउंड इम्प्रूवमेंट आया है और तब से इंडिया एक इकोनॉमिक मशीन बन गया है। लेकिन दोस्तों, एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं क्योंकि अभी पूरी बात खत्म नहीं हुई है। इंडिया के इम्प्रेसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट से इम्प्रेस होना आसान है, लेकिन ये 1.4 बिलियन लोगों का पूरी कहानी नहीं बताता। 1.4 बिलियन लोग जो इंडिया में रहते हैं उनका एक्सपीरियंस और एक चीज जो जीडीपी नहीं बताता है वो है कि न्यू वेल्थ को कैसे शेयर की जा रहा है और इससे कौन बेनिफिट कर रहा है। जीडीपी पर कैपिटा जो इकोनॉमिक आउटपुट पर पर्सन को मेजर करता है वो बढ़ रहा है, लेकिन ये दूसरे ग्रोइंग नेशंस के मुकाबले काफी पीछे है। 2023 में इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा का एस्टिमेट था $2600, जबकि चाइना और रशिया में ये लगभग $13,000 है और यूएस में ये लगभग $69,000 है।
और जितना कम वो पर कैपिटा फिगर है वो भी पूरी कहानी नहीं बताता, क्योंकि ज्यादातर इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ स्टेट और सिटीज तक ही सीमित है। इंडिया की वन ऑफ द पुरेस्ट स्टेट बिहार का पर कैपिटा सिर्फ $625 था और बिहार में 131 मिलियन लोग रहते हैं और इंडिया की टॉप 5 पुरेस्ट स्टेट में लगभग 440 मिलियन लोग रहते हैं, जो इंडिया की पॉपुलेशन का 30% से भी ज्यादा है। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स और ड्रॉबैक्स है इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आपके हिसाब से क्या इंडियन इकोनॉमी सच में डेवलप कर रहा है और क्या इंडिया सच में ग्रो कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।